साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, सैंक्शन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के टाइम पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर सैंक्शन डिफेक्टिव है तो वहाँ पर एंटी करप्शन केस को लड़ने की बजाय हम इंसेप्शन पे ही बाहर निकल सकते हैं। सैंक्शन को लेकर कई क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सैंक्शन अगर डिफेक्टिव है, गलत है, तो हम चैलेंज कैसे करें। वो कौन कौन से कॉर्स हैं, मीन्स चक्र हैं जिसको तोड़ना होगा, जिससे हम सैंक्शन को ईजिली जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो बात को शुरुआत करने से पहले हमें कुछ फैक्ट्स प्रोफाइल को भी जो है देखना होगा, ताकि हमें काफ़ी ईजी रहेगा इस तरह के टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। देखो, सैंक्शन के लिए जो पर्टिकुलर सेक्शन कानून में है वो है सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सेक्शन 19 बात करता है कि अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है विशिष्ट धाराओं में एंटी करप्शन की, तो वहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 19 के तहत जो है कंसर्न सैंक्शन अथॉरिटी की सैंक्शन जो है लेनी होगी। अगर वो नहीं ली जाती है तो कोर्ट जो है एलिज्ड ऑफेंस का प्रसंज्ञान नहीं ले सकता है, इवन दो एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई ये मानती है कि उस व्यक्ति के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उस व्यक्ति के विरुद्ध जो है परिवाद है तो वहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी जो है उस व्यक्ति को सुनेगी सैंक्शन जारी करने से पहले। बट सैंक्शन अगर डिफेक्टिव है तो उस सिनेरियो में कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक कि विशेष परजुरी कॉज नहीं हो अक्यूज को, और ये बर्डन जो है अक्यूज के ऊपर है। ऐसा रिट्रीव किया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट पे। ये बेसिक कंसेप्ट जो है हमको क्लियर हो गया। अब कोई भी सैंक्शन ऑर्डर जो है इसके 3 चक्र होते हैं, इसके 3 कॉर हैं। वो कॉर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कॉम्पिटेंसी ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पर कई जने जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अपॉइंटिंग अथॉरिटी से मतलब नहीं है हमारा ऐसी अथॉरिटी जो हमें कॉम्पिटेंट है टू रिमूव फ्रॉम आर पोस्ट, यही सेक्शन 19 के तहत जो है वो सैंक्शन अथॉरिटी होगी। और ये कौन होगी, ये मालूम पड़ता है बिजनेस रूल से, कि जो गवर्न करते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट को। क्लियर हो गया आपको? सिंपल सी बात है। साथियों, कई बार ऐसा भी होता है कि अगर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है रिमूव करने के लिए और इस पॉइंट पे चैलेंज किया गया है, तो जजमेंट ऐसे भी हैं कि वहाँ पर सैंक्शन जो है वो क्वेश्चन तक हुई है। तो अथॉरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट हु इज़ गोइंग टू अकॉर्ड सैंक्शन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। क्लियर हो गया आपको? दूसरा इसका कॉर जो है वो है साइक्लोस्टाइल्ड सैंक्शन। ऐसी उम्मीद सैंक्शन अथॉरिटी से की जाती है कि वो साइक्लोस्टाइल्ड सैंक्शन जारी ना करे। व्हेन अ सैंक्शन बिकम साइक्लोस्टाइल्ड, प्रोसिक्यूशन भी जो है वो बैड इन लॉ हो जाता है। पर सैंक्शन साइक्लोस्टाइल्ड कब होती है? कि जब माइंड अप्लाई नहीं किया गया, जैसा उनको इनपुट दिया गया वैसा ही उन्होंने आउटपुट जो है दे दिया। साथियों, कई बार आपने देखा होगा स्कूल के अंदर कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की जो है कॉपी करता है। कॉपी करते हुए जहाँ खड़ी पाई दूसरे बच्चे की कॉपी में, वहीं वो बच्चा लगा देगा। जहाँ कॉमा है वहाँ वो लगा देगा। जैसी गलती उसने करी है वैसी गलती वो कर देगा। तो कहते हैं कि भाई नकल में भी अकल की जो है ज़रूरत है। तो जब वो अकल नहीं लग पाती है तो व्यक्ति जो है जब पकड़ में आते हैं तो साफ साफ मालूम पड़ता है कि नकल यहाँ पर की गई है। एंटी करप्शन केस में क्या होता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो या सीबीआई एक ड्राफ्ट सैंक्शन जो है भेजती है सैंक्शन अथॉरिटी को। ये केवल एक गाइडिंग प्रिंसिपल के बेसिस पर होती है कि ये जो ड्राफ्ट हम आपको भेज रहे हैं इसको आप रीड कीजिए, और ऐसा कैसा ड्राफ्ट जो है आपको बना के भेजना है। तो ऐसा अमूमन कई केसों में देखा गया है कि जो ड्राफ्ट सैंक्शन भेजी गई है बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो वो हूबहू सिमिलर होती है फ्रॉम द ओरिजिनल सैंक्शन अकॉर्डेड फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। तो ये चीज़ जो है काफ़ी हेल्पफुल है। अब ये मालूम कैसे करें हम कि ये सैंक्शन जो है साइक्लोस्टाइल्ड है या नहीं है? तो मैंने आपको जैसा कहा है कि ड्राफ्ट सैंक्शन ही जो है बेसिस है टू रूल आउट द साइक्लोस्टाइल्ड सैंक्शन। इसके लिए करना क्या है कि सैंक्शन अथॉरिटी के समक्ष जाकर आपको आरटीआई के तहत जो है आवेदन करना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट सप्लाई नहीं होते किसी भी कारण से, तो उस सिनेरियो में सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत जो है कोर्ट में आपको आवेदन करना पड़ेगा। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 21 संविधान से हम लोग गवर्न है, जो कहता है कि हर व्यक्ति को अधिकार है टू गेट द फेयर ट्रायल, और जो भी प्रोसीडिंग हमारे खिलाफ होनी चाहिए या होती है वो बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए। अगर वो जेन्युइन नहीं है, मैनिपुलेटिव है, और ऐसा लगता है कि बगैर माइंड अप्लाई किए जल्दबाजी में वो कार्रवाई की गई है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 संविधान का इन्फ्रिंग होता है। तो ऐसे जजमेंट भी हैं कि अगर आरटीआई के तहत अगर सूचना नहीं दी जा रही है तो वहाँ पर आप 19(1) सीआरपीसी के तहत जो है सूचना प्राप्त कर सकते हो। इस बारे में 2007 में एमपी हाईकोर्ट ने अपना एक बीओबी दिया है, जो इजीली जो है आपको नेट पे मिल जाएगा। पर सर्च तो करना पड़ेगा बॉस आपको। अगर सर्च नहीं करोगे तो दिक्कत है, क्योंकि सारा ज्ञान सारी बात ही गुरु बता देगा तो शिष्य क्या करेंगे। कुछ काम आप भी करो और ख़ुद भी लिटरेट हो और दूसरों को भी जो है आपको लिटरेट करना है।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज़ जो है ध्यान रखिएगा कि सैंक्शन अथॉरिटी को सारा का सारा मटेरियल जो है कंसिडर करना है, जो भी अवेलेबल है। अवेलेबल मटेरियल को जानबूझ के कंसिडर नहीं किया जाता है। इन लिमिने मीन्स इन शॉर्ट सैंक्शन जारी की जाती है। तो ये सैंक्शन होती है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर। ये है कोर नंबर 3। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉम्पिटेंसी, देन साइक्लोस्टाइल, और तीसरा है नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि कुछ भी हेल्प नहीं मिली पर उसके बाद भी जो है माइंड अप्लाई आपने नहीं करा। एक बात जो है आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि संवैधानिक पैरामीटर्स के तहत जो हमारे अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी एसीबी की भी है, सीबीआई की भी है और सैंक्शन अथॉरिटी की भी है। और इस पर बेस्ड है जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट श्रीमती नजमू निशा बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का, जिसका साइटेशन है 2024 INSC पेज 290। नॉन एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो बेसिक मटेरियल है, जैसे कि डिमांड क्या है वो देखी नहीं गई, एक्सेप्टेंस क्या है देखा नहीं गया, रिकवरी क्या है देखा नहीं गया, इसके अलावा पेंडेंसी ऑफ वर्क क्या है वो देखा नहीं गया, और कनेक्शन क्या है विद द एलिस्ट क्राइम ऑफ द अक्यूज्ड। ये सारे पैरामीटर जो है बारीकी से एग्जामिन करने पड़ेंगे। गिविंग ऑफ सैंक्शन इज़ नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी। सैंक्शन अथॉरिटी को हर एक एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा कि एविडेंस जो कलेक्ट हुई है वो एडमिसिबल है या नहीं है। एविडेंस जो कलेक्ट हुई है उसके ऊपर एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन चलेगा या नहीं चलेगा। एविडेंस जो कलेक्ट हुई है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे इनोसेंट ऑफिशियल्स हैं उनका प्रोसिक्यूशन करके उन्हें ज़बरन परेशान किया जा रहा है। ये सब दायित्व हैं। और आपको एक बात जो है स्पष्ट कर दूं कि अनिल कुमार वर्सेस M.K. अय्यप्पा के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट है उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2013 में ये स्पष्ट किया है कि सैंक्शन अथॉरिटी को हर एक बिंदु को जो है देखना है। मियर फॉर्मेलिटी करते हुए सैंक्शन जारी नहीं करनी है। सैंक्शन जारी करते समय हर एक एस्पेक्ट को जो है देखना होगा। पर ये लोग करते क्या है कि मेरी जानकारी में लाया गया, फिर मेरी जानकारी में लाया गया, फिर मेरी जानकारी में लाया गया, मैं संतुष्ट हूँ, कार्रवाई करूँ। जबकि सैंक्शन जो व्यक्ति दे रहा है, जो अथॉरिटी दे रही है, उसको हर एक मटेरियल को देखना है कि इनिशियल डिमांड क्या थी, इनिशियल डिमांड से पहले की स्थितियाँ क्या थी। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई फैक्ट कंसील कर लिया गया हो या डम करके रॉन्ग प्रोसिक्यूशन की जो है तैयारी की गई हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिमांड जो है मिसमैच हो रही हो फ्रॉम द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। क्योंकि एक जजमेंट ये भी है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट का, महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक जजमेंट है 24 मई 2023 का, जिसमें स्पष्ट है कि स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन मस्ट बी मैच्ड विद द ट्रांसक्रिप्शन एंड विद द डिमांड। अगर वो नहीं है तो वहाँ पर केस जो है वो डिफेक्टिव हो रहा था। तो ये ड्यूटी है, जब भी प्रोसिक्यूशन के लिए आप दे रहे हैं अनुमति तो आप हर एक पैरामीटर को जो है चेक कर लें। अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर परजुरी जो है कॉज होती है और 19(4) का बेनिफिट जो है हमको वहाँ पर मिलने की स्थिति रहती है। साथियों, इसके साथ साथ ये ध्यान रखें कि जो भी एलिस्ट FSL रिपोर्ट है उसको देखा गया या नहीं देखा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वॉइस सैंपल किसके द्वारा लिया गया, क्या वो कॉम्पिटेंट थे या नहीं थे, इसको भी एग्जामिन किया गया या नहीं किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एलिस्ट वॉइस है और जो ट्रांसक्रिप्शन उसको मैच किया गया या नहीं किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो मैनिपुलेटिव हो, क्या उसको देखा गया या नहीं देखा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विधिक राय ले करके केस को जो है स्टैंड किया जा रहा हो और जो एरर्स है उनको रूल आउट किया जा रहा हो, इसको भी जो है देखना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर सैंक्शन जारी की जा रही है IPC के अपराध के लिए भी, तो वहाँ पर 197 CRPC के तहत भी जो है पावर होनी चाहिए। अगर ये पैरामीटर नहीं देख रहे हैं तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हम सैंक्शन को चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो या हाई कोर्ट के आदेश से ट्रायल कोर्ट में हो, तो हमें किस तरह से किन कोर्ट्स को जो है ध्यान में रखना होगा। अब आती है आखिरी बात इस अध्याय में कि जब भी हम सैंक्शन को चैलेंज करें तो हमें किस तरह पिटिशन को जो है दाखिल करना है। सबसे पहले केस के फैक्ट्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2 चार्जशीट क्या है। नंबर 3 जब फाइल गई सैंक्शन अथॉरिटी के पास में तो उससे क्या माइंड अप्लाई करा और क्या आउटपुट दिया। चौथी बात, उसका आउटपुट गलत क्यों है। पांचवी बात, लीगल पोजीशन क्या है। फिर लीगल पोजीशन के लाइट में अब जो इन लिमिने मींस इन शॉर्ट फैक्ट्स है वो क्या है, जिसके आधार पर हम डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं सैंक्शन के ऊपर। अब फंडामेंटल क्वेश्चन, क्या ट्रायल कोर्ट जो है सैंक्शन को रिवोक कर सकता है या उसको सेट असाइड कर सकता है, पावर्स क्या है ट्रायल कोर्ट के इस बारे में, और ऐसे जजमेंट जिसमें ये डिस्कस किया गया है इस बारे में उनको भी जो है कोट कर दीजिए। और उसके बाद में आपका अपशॉट देन प्रेयर। तो इस तरह से एक ड्राफ्टिंग करनी है आपको, ताकि आपको रिजल्ट जो है ऑप्टिमम मिल सकें। साथियों, आपको जब भी कोई काम करना है तो आप एक बात जो है विशेषता ध्यान में रख लें, उसको सिस्टमेटिक करने की हैबिट डाल लें। अगर हबड़ तबड़ करेंगे, बेमतलब के आर्गूमेंट करेंगे, बेतुक के आर्गूमेंट करेंगे, ऐसे आर्गूमेंट करेंगे जो किसी के समझ में नहीं आ रहे हैं, तो बेकार है वैसे ही। तो आपका ड्राफ्टिंग प्रॉपर होना चाहिए और बहस आप खुद भी कर सकते हो। नो नीड टू एंगेज इन ए लोकल लॉयर, अगर आप फैक्ट्स पर डैम श्योर हो और आप बहस करने का जो है दम रखते हो। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज के अध्याय में हमने काफ़ी बात सीखी। साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।